अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निसा एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड एक्सक्लूसिव चैनल फॉर गोवा बोर्ड स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स मॉडल क्वेश्चन पेपर लेवल 2 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा था आपसे कि लेवल 1 का मैंने जब पोस्ट किया था वीडियो, तो मैंने कहा था उसमें कि लेवल 2 के भी साइमल्टेनियसली पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेवल 2 के लिए। अगेन 16 क्वेश्चन ज़्यादा है, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो डू शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है, जल्दी से जाके शेयर कीजिए वीडियो ये। और मैंने ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे यही वीडियोस पोस्ट होंगे, फिर अपडेट्स आपको मिलेंगी, सैम्पल पेपर्स आगे जब हम सॉल्व करेंगे। तो बस 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्प के तौर पर, मतलब जिसे कोई मैथ्स में कोई डिफ़िकल्टी हो, तो इसलिए मैंने वो ग्रुप बनाया है। तो आप जाके ज्वाइन कीजिए और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे भी कहें कि वो ज्वाइन हो जाए। ठीक है, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथ्स मॉडल क्वेश्चन पेपर लेवल 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। The product of the zeros of the quadratic polynomial is। yes, product of the zeros क्या होता है? Product of the zeros, अगर आपके पास एक quadratic polynomial है then product of the zeros is c upon a, और sum of the zeros क्या होता है वो भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, is minus b upon a, राइट। सो बस वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, कंपेयर कीजिए। अब हमारा ये स्टैंडर्ड क्या होता है, ax² + bx + c, राइट। इससे कंपेयर कीजिए, a = 2, b = -6, c = -9, राइट। तो अभी प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, C क्या है आपका? -9, A 2 है, राइट। सो आंसर क्या होगा? जी हाँ, द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़, छोटे छोटे बेसिक से। तो आप वो या फिर पॉलिनोमियल बनाने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वही आपको करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। Second question, a pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is said to be inconsistent if। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट कब कहते हैं हम। अगर कि दो लीनियर, अभी आपको यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दिख रहे हैं, राइट। तो अगर एक पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर आपके सॉल्यूशन नहीं है, okay, a pair of linear equation which has no solution, linear equation which has no solution is called inconsistent। तो जिस पैर को, जिस लीनियर इक्वेशन को अगर आप देखेंगे, अब ये दो अगर यहाँ पे दिए हैं आपको दो लीनियर इक्वेशन, अगर उनके आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, उन इक्वेशन को सोल्यूशन नहीं है, तो हम कहेंगे वो इनकंसिस्टेंट है। मतलब जो सोल्यूशन होते हैं उन्हें हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जैसे कि आप लोगों ने सीखा है लाइन्स के बारे में, है ना, पैरेलल लाइंस या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, और उसी के बेसिस हमारे सॉल्यूशन है, राइट। अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इसका मतलब कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना। कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो कितने सॉल्यूशंस हैं हमारे पास? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट। अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हैं तो नो सॉल्यूशन, और अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि एक ही सॉल्यूशन होगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब इनमें से किसको सॉल्यूशन, जैसे कि देखिए इस पे सॉल्यूशन नहीं है, राइट, तो ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट। और बाकी दोनों जो होंगे इनफाइनाइटली यूनिक सॉल्यूशन,
वो होंगे कंसिस्टेंट। और याद रखिए इसे जो है ना, और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी डिपेंडेंट ये एक नाम आ जाता है, डिपेंडेंट एक वर्ड आ जाता है, तो वो किसके लिए, तो इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस के लिए होता है, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंट क्योंकि उनके बहुत सारे इन्फाइनेटली सोल्यूशन होते हैं ना, ठीक है। सो ऑब्वियसली वो तो कंसिस्टेंट तो होगा ही, लेकिन उसे डिपेंडेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये डिपेंडेंट भी है और कंसिस्टेंट भी है, लेकिन ये सिर्फ हम कहेंगे कंसिस्टेंट है। तो ये दोनों कंसिस्टेंट है, ये भी, बट नो सोल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट। अब नो सोल्यूशन मतलब हमारे पास वो इक्वेशंस होते हैं ना, जो हम रेशियो से रेशियोज होते हैं, इक्वेशंस के ऊपर से हम रेशियोज निकालते हैं, राइट। और उसी के बेसिस पर हम ये कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग कहते हैं। वैसे तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते जब तक हम लाइंस ना ड्रॉ करें, राइट। तो हमें वो रेशियोज से पता चल जाता है कि लाइंस कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। तो आपको रेशियोज तो पता होंगी कौन से हैं। देखिए कोइंसिडेंट के लिए कौन सी है, जी हाँ, कोइंसिडेंट के लिए है आपकी A1/A2, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिख रहा है ना, वो कोइंसिडेंट लाइंस की है। सेकेंड क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसका रेशियो है, जी हाँ, ये पैरेलल लाइंस का रेशियो है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं है देन इट इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और थर्ड, जैसे आपको पता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि इनकंसिस्टेंट तब कहेंगे जब किसी पैर को सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है पैरेलल लाइंस के इक्वेशन को, ठीक है। तो जब भी आपकी लाइंस पैरेलल होंगी वो इनकंसिस्टेंट, क्योंकि उन्हें सॉल्यूशन नहीं है। और बाकी दोनों जो हैं कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग, उन्हें दोनों को भी क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर स्पेशली डिपेंडेंट पूछा गया तो याद रखिए डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हम कोइंसिडेंट को कहते हैं, ठीक है। बट एनीवेज इतना वो शायद ना आए, बट कंसिस्टेंट आप याद रखिए। मेन दो चीज़ें, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी कि सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट यानी कि सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 2x + 3y = 1, लिख लेते हैं, है ना, x - 3y = 5। अब आपको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे मेथड सिखाए होंगे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। अब वो लेवल 2 के लिए आई गेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना हो, ठीक है, बट या फिर हो, बट जितना मुझे पता है एटलीस्ट लेवल 2 के लिए सिंपल ही होता है ना, थोड़ा कम, यानी कि एग्जैक्टली द सेम सिलेबस पर थोड़ा कम, राइट। सो उसके लिए देखिए जैसे कि ये है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए, बट आई विल गो फॉर एलिमिनेशन क्योंकि वो थोड़ा इजी भी होता है, ठीक है, और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1 में लेती हूँ, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन के लिए क्या ज़रूरी है, एलिमिनेट करते हैं, राइट, यानी कि आपको कोई भी x या फिर y एलिमिनेट करना होता है। लेकिन वो एलिमिनेट कब होगा, जब वो सेम होगा, राइट, और एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी वो एलिमिनेट होगा ना। दोनों प्लस होंगे तो एलिमिनेट होंगे, प्लस प्लस तो ऐड हो जाएगा, राइट, माइनस माइनस हो तो भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो तो ज़ीरो, है ना, अगर वो सेम हो तो। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये प्लस है ये माइनस है और सेम है, तो डायरेक्टली अगर मैं इसे ऐड कर दूँ, क्योंकि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये साइंस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये साइंस चेंज हो जाती है ना, फिर वो ऐड हो जाएगा। तो सिंपल है, मैं ऐड कर लेती हूँ, एडिंग इक्वेशंस 1 और 2। तो ये हो जाएगा 3x 2x + x, और ये हो जाएगा 1 + 5 यानी कि 6, ये तो कैंसिल हो जाएगा। x = 6/3 यानी कि 2। अब आपको y निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप चेक कीजिए कि x = 2 यहाँ पे है क्या, तो है, पहला ही है, तो बस वही आंसर हो गया। फिर y क्यों निकालना। हाँ, अगर दो ये सॉल्यूशंस यहाँ पे दी गई हैं, दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो x = 2 x = 2 है, तब आप y की निकालिए। अगर आप चेक करेंगे y = -1 है, कैसे निकालेंगे आप, किसी भी इक्वेशन में, जैसे कि ये x - 3y = 5 है, इसी में मैं x पुट कर देती हूँ,
2 माइनस 3y इक्वल टू 5. सो -3y, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. सो y की वैल्यू 3 अपॉन -3. देखिए वही आ गई ना. बट इतना क्यों निकालना जबकि हमें यहीं से मिल रहा है ना सोल्यूशन. अब आपको देखना है कि MCQs में आप जितना कम टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि आपको बहुत सारे आगे सॉल्व भी करने हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये आपका जो रिटर्न पार्ट मैं जो भी कर रही हूँ वो कोई नहीं देखने वाला. आपके सिर्फ आंसर से देखेंगे MCQ में, राइट. सो आप रफली भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ओरली भी अगर आप कुछ कर सकते हैं देन वेरी गुड, ठीक है, अपने दिमाग में. बट मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ओके, दैट कि वो करेक्ट है. लेकिन अगर आप कर सकते हैं कुछ चीज़ें, डेफिनेटली यू शुड डू इट, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि हमें रिटर्न में भी उतना टाइम देना होता है, ठीक है. सो इन डिटेल मत जाइए MCQ में बहुत ज़्यादा लिखने में, बिकॉज नोबडी इज़ गोइंग टू से दिस, ठीक है. तो जितना हो सके आप शॉर्टकट्स, यानी कि मैं कह सकती हूँ कुछ कभी कभी आपको इससे भी ऑप्शन से भी आंसर मिल जाते हैं, राइट. तो जैसे कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, यहीं से आपको देखिए x की वैल्यू निकालने से ही मुझे आंसर मिल गया, तो मैं बाकी नहीं देखूंगी, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है. डाउट हो तो आप शायद एक बार मतलब ये y निकाल के देख सकते हैं, जैसे हमने अभी देख लिया. नेक्स्ट, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2x प्लस इक्वल टू 0 आर. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है, मतलब कि उनका जो नेचर होता है वो देखने का तरीका क्या होता है कि हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, है ना, b² - 4ac. और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 हो या फिर लेस देन 0, इनके बेसिस पर हम कहते हैं. अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड अनइक्वल. इक्वल टू 0 हो तो रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 हो तो नॉन रियल, यानी कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, राइट. तो ये चीज़ें हमने सीखी हैं डिटर्मिनेंट्स के ऊपर. यानी कि b² - 4ac की वैल्यू के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि वो नेचर कैसा है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे b² - 4ac निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं. a है 3, b की क्या है -2, ठीक है. साइंस बहुत ज़रूरी है. अगर आपने 2 लिखा तो रॉन्ग, तो 2 की साइन माइनस है. c है 6, b² - 2² -4ac. सो -2 का स्क्वायर है 4, -4 3 = 12, 12 6 = 72. अब ये तो देखिए, ये दिख रहा है आपको कि ये नेगेटिव, क्योंकि 4 - 72 है, करेक्ट, जो कि है 68, लेकिन नेगेटिव 68. और जैसे मैंने कहा, अगर लेस देन 0 हो तो हम कहते हैं नॉन रियल रूट्स हैं, यानी कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते, ठीक है. सो ऑप्शन है नॉन रियल, ठीक है. तो डिटर्मिनेंट के बेसिस पर हम उसका नेचर डिफाइन करेंगे. ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड अनइक्वल, ठीक है. ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहते हैं रियल एंड अनइक्वल. इक्वल टू 0 हो तो रियल एंड इक्वल, दोनों सेम होंगे. और लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स. तो होप यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट करते हैं. In an AP, question number 5, in an AP, if a equal to 17, d equal to -5, an equal to -13, find the value of n. Value of n is, ठीक है. an का फॉर्मूला तो हमें पता है, a + n - 1 × d. an क्या है 13, a है 17, n हमें नहीं पता, ये है -5. सबसे पहले आप 17 को इधर भेजिए, ठीक है. सो 13 प्लस इधर आ जाएगा माइनस, ये वैसे का वैसा. फिर ये कितना हो जाएगा -4, बी का नंबर साइन ना, इक्वल टू n - 5 × -5. अब ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. सो तो ओ सॉरी, इट इज़ -13, माई मिस्टेक, -13. ओके, सो इट विल बी -20 हो जाएगा. ओके, सो अब ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है.
n minus 1. Cancel 5 4s. So n minus 1 equal to 4. Therefore n की वैल्यू क्या होगी? 4 plus 1 यानी कि 5. ऑप्शन फर्स्ट. ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है. तो एक एक चीज़, अगर कोई कोई देखिए ऐसा भी करते हैं कि -5n मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो भी सही है. बट आई गेस दिस इज़ बेटर कि पहले आप वो एक एक स्टेप करिए ना. एक नंबर ले जाइए वहाँ पे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर डिवाइड कीजिए. ओके, नेक्स्ट. ये थोड़े इधर उधर चले गए हैं क्योंकि मुझे नहीं पता होना ना कितना स्पेस शायद लग जाए. ओके, नेक्स्ट. A 15-meter high tower cast a shadow 24-meter long at a certain time, and at the same time a telephone pole cast a shadow 16-meter long. तो एक एक करते हैं. सबसे पहले ये टावर है 15 मीटर हाई. ठीक है, क्या कर रहा है? कास्ट शेडो. तो शेडो ऐसे गिरेगी, तो ये शेडो है नीचे जो है ना, ये शेडो है 24 मीटर वाली. ठीक है, हम इसको ए बी, ये टावर है, ये सी. तो ये टावर है ए बी का. ये कितना 24 मीटर लॉन्ग शेडो यहाँ पे गिरा रही है. उसी दौरान, ठीक है, सेम टाइम पे एक टेलीफोन पोल जो है वो 16 मीटर लॉन्ग शेडो, हम इसको पी क्यू आर दे देते हैं, डाल रहा है. ये टेलीफोन पोल है, ये टावर. ठीक है, ये पोल. हमें इसकी हाइट निकालनी है. देखिए, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टेलीफोन पोल इज. अब जैसे कि हमें पता है ये जो परपेंडिकुलर होता है, वर्टिकल होता है ना, ग्राउंड को हमेशा परपेंडिकुलर होता है ये. तो ये तो 90 डिग्री दोनों भी, राइट. अब अगर आपने देखा, उन्होंने क्या दिया है कि एट अ सर्टन टाइम, किस टाइम पे हमें नहीं पता, लेकिन उसी सेम टाइम पे टेलीफोन पोल ने भी शेडो गिराया, राइट. तो जितना ये होगा थीटा, कितना भी हो, सेम इसका होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे गिरा रहे हैं, राइट. तो मतलब अगर मैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ले लूँ तो इसका भी थीटा ही होगा. ठीक है, क्योंकि उनका टाइमिंग सेम ही है. और ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ थोड़ा 10 सेकेंड बाद, ये सेकेंड बाद, तो हमें थोड़ा बहुत चेंज करती है एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट. तो उन्होंने कहा है कि एट द सेम टाइम. ठीक है, तो इसका मतलब इसका जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उतना ही इसका होगा. अब ये देखिए, ये जो है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर को. अरे ऐसे कैसे सिमिलर है? बहुत इजी. अगर जैसे मैंने कहा आपको इन डिटेल यहाँ पे लिखना नहीं है, बस समझना है. ये 90 है, ठीक है, दोनों 90 है. और ये जैसे मैंने कहा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट. इसका मतलब इसके दो एंगल्स किसे इक्वल हैं? इस ट्रायंगल के दोनों एंगल्स को, राइट. तो एंगल सिमिलैरिटी से मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं. अब चाहे तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, एंगल P इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R. इसका रीज़न मैं लिख लेती हूँ, बोथ 90, ईच 90. ठीक है, और एंगल C इक्वल टू एंगल R का रीज़न इक्वल एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, हालांकि जैसे मैंने कहा आपको कोई नहीं पूछने वाला है, ये कोई देखने नहीं भी नहीं वाला, बस इसलिए क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. अभी हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके जो साइड्स होते हैं, मतलब जो रेशियोज होते हैं, वो प्रपोर्शन में होते हैं. करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन. ठीक है, इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू किसे होगा? बी सी अपॉन क्यू आर. ठीक है, अभी ए बी तो हमें पता है 15, ये हमें नहीं पता. बी सी हमें पता है और क्यू आर भी हमें पता है. ठीक है, सो बस हमें वही करना है, हमें पी क्यू निकालना है ना. तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 15 इंटू 16, तो इक्वल टू ये हो जाएगा पी क्यू इंटू 24. सो 15 इंटू 16, 24 को इधर भेजिए, इक्वल टू पी क्यू. सो 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा. तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 10. सेंटीमीटर है क्या? मीटर है, मीटर है. ये देखिए 10 मीटर. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये सॉल्व करना है.
ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, बस आपको कुछ सिमिलर ट्राइंगल्स की कुछ सिमिलैरिटी कुछ यूज़ करनी है। ऑल बेसिक्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि कंसेप्ट का यूज़ करके ही एमसीक्यूज होते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड दिस। और अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इफ साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 7, इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। अब देखिए साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा इक्वल टू √3/2। मुझे चाहिए थीटा, तो ये √3/2 को तो हटाना पड़ेगा और साइन को भी हटाना पड़ेगा, राइट। अभी साइन 60 जो होता है ना वो भी √3/2 होता है ना। तो इसका मतलब ये देखिए साइन 2 थीटा √3/2, साइन 60 √3/2। यानी कि अगर देखा जाए, अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए लिख लूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, तो इसका जो राइट हैंड साइड है ना वो इक्वल है ना √3/2। इसका मतलब ये भी इक्वल होगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 60, राइट, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है। ये भी √3/2 है, वो भी √3/2 है। इसका मतलब दोनों के अगर मैं ये 1 और 2 ले लूँ तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 60 आ जाएगा। यहाँ से साइन साइन हट गया, मुझे वो भी हटाना था ना। बचा कौन, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60/2 यानी कि 30 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। एंड इट्स डन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 72 अपॉन कॉस स्क्वायर 18। अब आपने चेक किया 72 प्लस 18 कितने हैं, 90, करेक्ट। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, साइन थीटा क्या हम कहते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा कहते हैं हम साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कीजिए, आंसर वही आना है, ठीक है। सो अभी जैसे कि साइन थीटा, देखिए साइन थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर 72 है ना, अभी देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कंपेयर कीजिए, साइन स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, थीटा कितना है 72, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा 90 माइनस 72, ठीक है, स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 72 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 72, राइट। तो अब मैं लिख लेती हूँ साइन स्क्वायर 72 अपॉन कॉस स्क्वायर 18 इक्वल टू इसकी जगह क्या लिखना है मुझे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 72 अपॉन कॉस स्क्वायर 18। अब कॉस स्क्वायर 90 माइनस 72 कितना है, जी हाँ 18, क्योंकि दोनों का एडिशन 90 है ना, तो एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा ही बचेगा, राइट। कॉस स्क्वायर 18 और ये भी कितना है, कॉस स्क्वायर 18, कैंसल, बच जाएगा 1 ऑप्शन में। आप चाहे तो ये यूज़ करके कीजिए, कॉस की जगह साइन की जगह कॉस चेंज कीजिए, साइन हो दोनों साइन हो जाएंगे, 72 कैंसिल कीजिए, आंसर वही मिलेगा, ठीक है। कुछ भी मतलब दोनों में से आप कोई भी यूज़ कीजिए, आंसर आपको सेम ही मिलना है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लीज। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, राइट। तो मान लो मुझे साइन स्क्वायर ए निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट, साइन स्क्वायर ए। अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए निकालना हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर। मतलब एक ही फॉर्मूले से अलग अलग उसके वर्जन्स मतलब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रखिएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, मुझे निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, मतलब ए की जगह बी, बस इतना ही है, ठीक है। अभी देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर है, राइट। अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का ए का, तो क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट हो जाए, एक ही जगह तो नहीं ले सकते ना, इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, यानी कि क्या, साइन है, राइट। तो बस
अभी इसका देखिए, अब ए की जगह बस बी पुट कीजिए। अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी, यानी कि उसका स्क्वायर रूट कौन, साइन बी। ठीक है, देखिए जानबूझ के उन्होंने साइन स्क्वायर बी भी दिया है क्योंकि अक्सर ये लिखने जाएंगे ना बच्चे की साइन स्क्वायर बी, हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी है, लेकिन उसका स्क्वायर रूट साइन बी है। ठीक है, क्योंकि आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, लेकिन जब उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट का ये स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट बन जाता है, जैसे कि साइन से 4 का स्क्वायर रूट 2, राइट। तो वैसे ही साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट साइन ए, या फिर बी है तो साइन बी। होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, PA and PB are tangents from an external point to a circle with center O. If angle AOB equal to 110, then angle PAB, ये देखिए ये वाला एंगल निकालना है आपको। ठीक है, ये वाला ये वाला नहीं, पूरा नहीं, बस इतना ही। ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये जो ट्राइंगल है ना आपके पास, ये देखिए ये PAB, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो इसके लिए देखिए ट्राइंगल है तो हम सम ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 होता है। लेकिन उसके लिए भी एटलीस्ट हमें दो ट्राइंगल मतलब दो एंगल्स तो पता होने चाहिए ताकि हम तीसरा निकालें, राइट। तो मुझे ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। अब इसको कैसे निकालें, तो देखिए ये 110 है। अब मैं इसको यहाँ पे हटा देती हूँ। अब ये जो है ना, ये एक OA रेडियस है, तो रेडियस हमें पता है टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। तो ये पूरा एंगल जो है, अब ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये OABP क्वाड्रिलेटरल है, राइट। ये 110 है, ये 90 होगा। OB भी क्या है, रेडियस है, PB टेंजेंट है तो वो भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो इसका मतलब P निकालना है तो मैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल यूज़ कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है और मेरे पास 3 एंगल्स हैं। ठीक है, 3 एंगल्स हैं तो उससे मैं PA निकाल सकती हूँ। तो कैसे ही देखिए, एंगल O, एंगल A, एंगल B और एंगल P कितना हो गया, चारों का 360, राइट। तो एंगल O है 110, ये है 90, P नहीं पता, निकाल लेंगे। ठीक है, सो ये हो गया 110 प्लस 180 इक्वल प्लस एंगल P इक्वल टू 360। सो एंगल P कितना होगा, 360 माइनस ये कितना होगा, देखिए 290। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 70। तो ये एंगल कितना हो गया, 70 डिग्री। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये मुझे एंगल मिल गया 70। अब बच्चा A और मतलब ये एंगल पूरा, ये वाला एंगल PAB निकालना बच्चा। ठीक है, ये जो है ना, ये पूरा OAPA PAO ये वाला एंगल है वो। ठीक है, ये A वाला ये पूरा वाला है, हमें देखिए बस इतना ही ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो आप इस ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दीजिए। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों टेंजेंट्स हैं PAPB, राइट। तो अगर PAPB टेंजेंट्स हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, राइट। अगर आपके पास दो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब PA इक्वल टू PB, राइट। और 9th में आपने सीखा था कि अगर दो साइड्स इक्वल हों तो एंगल अपोजिट टू देम भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल PAB विल बी इक्वल टू एंगल PBA। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। उसी तरह अगर आपके पास दो एंगल्स इक्वल हैं तो सामने वाले उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। ये आपने 9th में पढ़ा है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए दोनों सेम है, बस अब मैं ये पूरा ट्रायंगल का सम ले लेती हूँ। ठीक है, तो क्या है वो, एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल ये वाला जो है एंगल APB, कितना होगा उनका सम, 180 डिग्री, राइट। तो रेड में लिख लेती हूँ। ठीक है, PAB प्लस एंगल PBA
प्लस एंगल ए पी बी 180। अब ये दोनों सेम ही है ना, तो मुझे जो चाहिए मैं उसको ही पकड़ लेती हूँ, पी ए वाला चाहिए ना, तो एंगल पी ए बी प्लस ये इसकी जगह में मैं क्या लिख लूँ, पी ए बी। क्यों, ये देखिए दोनों सेम है, प्लस एंगल ए पी बी जो कि कितना है 70 टू 180, उसको उधर भेजिए। सो ये 2 बार हो जाएगा, 2 एंगल पी ए बी 180 माइनस 70 110। ओके, सो एंगल पी ए बी इक्वल टू 110 बाय 2 यानी कि 55। ठीक है, सो ऑप्शन है यहाँ पे यस 55। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो एक आप ऐसे मतलब सोच सकते हैं, बट वो आई डोंट नो, हम लोग पहले करते थे ऐसे कि जैसे 110 है तो ये निकालना बहुत इजी है, हम 180 माइनस 110 कर देते हैं 70, मतलब दोनों का सम 180 होता है, बट वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए होता है जिसके सारे वर्टाइसेस जो है ना वो इस पर होते हैं, एक सर्कल के मतलब अंदर होते हैं, तो हम कहते हैं कि उनका ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम सब ये होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा आपको इतना टाइम होता नहीं है ना, तो आप शॉर्टकट में भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बस आपको आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे, सो होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया है। देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा से वो एक्सप्लेन करूँगी। बट येस, प्लीज़ कोई डाउट अगर हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि अगर आपके, क्योंकि अगर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपके एमसीक्यूज़ भी बहुत अच्छे से जाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, आर इक्वल। तो बस, और ये क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो सारी चीज़ें मैं मेंशन कर रही हूँ ताकि जब आप स्टडी करें तो आपको पता हो कि कैसे ये मतलब चीज़ें इक्वल आ गई हैं जो भी। ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं। यस, एरिया ऑफ अ 11th one, the area of the sector of a circle of radius 9 centimeter that subtends an angle of 120 degree at the center is, क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। सो थीटा जो कि है 120 अपॉन 360 इंटू पाई तो नहीं पता, रेडियस लेकिन पता है 9 स्क्वायर, तो 9 इंटू 9 लिख लीजिए, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, सो कितना हो गया 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड। एंड दिस इज इट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जस्ट आपको करना है, थीटा लेंथ ऑफ एन आर्क, फिर एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि एक स्क्वायर है आपके पास, उसमें एक सर्कल है, ठीक है, एग्जैक्टली मतलब जितना पूरा फिट हो जाएगा, मेरा तो सही नहीं आएगा, बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, एक सर्कल है, तो उसकी एरिया कितनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी ये साइड होगी उतना ही ये डायमीटर होगा सर्कल का, राइट। तो जितनी ये स्क्वायर की साइड उतना ही ये डायमीटर। अब साइड कितनी है 8 है ना, राइट, तो डायमीटर भी कितना होगा, अब लिखती हूँ मैं, डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। सो तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है, तो इसका मतलब डायमीटर कितना हो गया
8 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड 8 है तो रेडियस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ दिस, ठीक है 8/2। एरिया निकालनी है, एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमें नहीं, हमें बस रेडियस ये पुट करना है यहाँ पे। सो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 3, ठीक है। तो इस तरह के मतलब आ सकते हैं। तो बस ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, if the lateral surface area of a cube is 324 centimeter square then the total surface area is। अब देखिए क्यूब को कितने साइड्स होते हैं 6 साइड्स होते हैं। लेटरल का मतलब कि टॉप एंड बॉटम हम नहीं लेते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जो होती है ना क्यूब की, क्योंकि 6 साइड्स होते हैं तो हम क्या है टोटल सरफेस एरिया लास्ट ईयर पढ़ा है ना आपने, अगर साइड उसकी ए हो तो 6a स्क्वायर। लैटरल में क्या होता है कि इमेजिन कीजिए वो ऊपर से और नीचे से वो ओपन है वो बॉक्स, तो अभी 2 सरफेसेस तो चले गए, राइट, है ना। 6 हैं टोटल, उसमें से ऊपर और नीचे के आप कंसिडर नहीं करेंगे, टॉप एंड बॉटम आप कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो कितने बचे 4 ना, 6 - 2, तो लेटरल सरफेस क्या हो गई 4a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लेटरल सरफेस जो है यानी कि 4a स्क्वायर इज गिवन टू बी 324, है ना। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 324। हमें निकालना है टोटल। टोटल निकालने के लिए हमें a चाहिए ना, तो इसी से हमें a मिलेगा, ठीक है। सो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 324/4, 4 8 ज़ा 4 1 ज़ा, ठीक है। सो a स्क्वायर इक्वल टू 81, स्क्वायर रूट ले लीजिए, पॉजिटिव ही होगा, सो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 9 सेंटीमीटर। अब आप निकालिए टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पे बता देती हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर 6 इंटू a यानी कि आपका 9 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 6 इंटू 9 स्क्वायर कितना होता है 81, 6 1 ज़ा 6 8 ज़ा, ऑप्शन 4, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये देखिए आपको जैसे मैंने कहा है कि लेवल 2 के लिए इतना ज़्यादा मतलब डीपली तो डिफ़िकल्ट तो नहीं डालेंगे हायर लेवल वो जैसे लेवल 1 को होता है, पर आपको बेसिक्स जो चीज़ें हैं जैसे कि लास्ट ये हमने सीखी थी हैं सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया जो भी है क्यूबॉइड क्यूब का, वो आप ज़रूर एक बार रीड करिएगा, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो उसमें। वॉल्यूम भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस 3.5 इज। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होती है हेमिस्फीयर की, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर की होती है 4, एग्जैक्टली उसका हाफ होता है हेमिस्फीयर। बाउल आप कंसिडर देखिए जैसे कहा उन्होंने, ठीक है। 22/7 उन्हें कहा है कि हमें जब कहा जाए तो वही ले लीजिएगा। आर हमें दिया है 3.5 स्क्वायर। देखिए 2 इंटू 22/7, 3.5 मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। और भी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए आपको डेसिमल्स में नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 3.5 यानी कि एक नंबर के बाद पॉइंट, तो इसको लिख सकते हैं 35/10, दोनों को 2 बार क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो बस डेसिमल हट गया, अब तो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। सो 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो जितना आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, जो हो रहा है चीज़ें वो ज़रूर करिए ताकि आपको कैलकुलेशंस में ईजी हो। 2 2 गया, ठीक है। अब 22 इंटू 35/10, ये भी मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। देखिए 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा, करेक्ट, 2 11 ज़ा 77,
राइट। तो जैसे मैंने कहा, आप जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना आपके लिए कैलकुलेशंस में ईजी होगा, ठीक है। डेसिमल्स का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हटा दीजिए उसको, बस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 डिजिट की बात हो तो 100, ये तो हमें पता है बेसिक्स, राइट। तो बस जितना आप कैंसिल कर सकते हैं उतना कैंसिल कीजिए और देखिए आंसर आपको मिल गया 77, ठीक है। सो कैलकुलेशन से डरना नहीं है हमें, ओके। नेक्स्ट, if a die is 15th one, if a die is thrown once, then probability of getting an odd number on its top face is, ठीक है। तो जब हम डाई थ्रो करते हैं तो उसके सैम्पल स्पेस में क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, बस यही आ सकते हैं ना, और तो ज़्यादा आएंगे ही नहीं क्योंकि 6 फेसेस ही होते हैं उसे, राइट। लेकिन हमें क्या है, ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर के लिए कौन से ऑड नंबर्स हैं यहाँ पे देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, मतलब यानी कि कितने हैं? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3 हैं। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 6 हैं इसके। सो 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि हाफ, ठीक है। एंड इट्स वेरी, प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली वेरी इजी। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, बहुत सारी चीज़ें, यू नो सिंपल प्रॉब्लम्स होंगे लेकिन, ठीक है। सो डोंट स्किप इट। एंड द वेरी लास्ट वन, 16th वन, द वैल्यू ऑफ log 729 टू द बेस 3 इज, सो लेट log 729 टू द बेस 3 इक्वल टू x, ठीक है। तो इससे हम कैसे लिखते हैं, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं log के, सो 3 raised to x इज इक्वल टू 729, बेसिक लॉगरिथम डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है। अगर आपका ये ऐसा हो, log ऑफ b रेज टू बेस a इक्वल टू m, सो इसे कैसे लेंगे? सो a रेज टू m इक्वल टू b, ये हमने बहुत यूज़ किया है 9th में, राइट। सो वही अभी यूज़ करना है। तो देखिए, अब देखिए, ये अगर बेस सेम हो तो हम पावर कंपेयर करें, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना। तो इसको 3 रेज टू क्या हो सकता है, ये अभी छोटे नंबर्स हो तो हम झट से हम या फिर हम गैस कर लेते हैं। 9 हो तो हाँ 3 स्क्वायर है, राइट। या फिर 27 हो तो 3 क्यूब है, ये हम गैस कर लेंगे। बट 729 तो नहीं हम गैस कर पाएंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं गैस, मतलब कितने आप मल्टीप्लाई, आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, पर अगर आपको नहीं सूझ रहा तो सबसे बेस्ट आप क्या कीजिए, 729 को 3 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि बेस तो सेम ही आने हैं, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे ना हम, राइट। सो हम 3 से उसको फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने 3 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 729 मिल जाता है, ठीक है। सो देखिए, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, देन 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। फिर 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, 1 2 3 4 5 6। अब ये तो हम डायरेक्टली गैस नहीं कर पाते ना कि 3 रेज टू 6 729 है, पता हो तो अच्छी बात है, ठीक है। 3 रेज टू 4 तक तो भाई कोई मल्टीप्लाई करके देख ले। अब वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 इंटू 3, हाँ 9 इंटू 3 इंटू 3 करते करते कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। वरना सिंपल आप उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 3 रेज टू 6 जो है वो 729। बेस सेम है, पावर कंपेयर कीजिए, x इक्वल टू 6 एंड दैट इज द फाइनल, ठीक है। सो कंप्लीटेड ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस देखेंगे थोड़े थोड़े जैसे होते हैं, और फिर इंशाल्लाह आगे हम और भी सैम्पल पेपर्स भी करेंगे, लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के लिए करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि लेवल 1 लेवल 2 कंबाइन